Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all guys doing well and I'm also on the same path. So today we have a one wonderful short story to discuss by Anton Chekhov called The Beth. इस शॉर्ट स्टोरी में आपको एक सेकंड भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हो या फिर ये इंटरेस्टिंग नहीं है। ऑलराइट, सो अब जल्दी से हम कुछ इसके की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये दिसंबर में लिखी गई थी 1888 में एंड इसको नेक्स्ट ईयर ही पब्लिश करवा दिया गया था ऑन जनवरी 1, 1889। एंड मैं इस स्टोरी को खुद एंटोन चेखव की बुक से डिस्कवर कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा इसको उसी वे में नरेट करने की जिस वे में ऑथर ने किया है। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द प्लॉट। तो यह स्टोरी एक डार्क ऑटम नाइट से स्टार्ट होती है। ठंड का समय है एंड ओल्ड बैंकर अपने रूम में अप एंड डाउन वॉक कर रहा है। थोड़ा सीरियस है और ये याद करता है कैसे इसने 15 साल पहले एक पार्टी होस्ट करी थी जहाँ पे काफ़ी क्लेवर लोग आए थे। फॉर इंस्टेंस जर्नलिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल मैन। दे हैड सच अ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन एंड बात ही बात में उनके बीच में एक डिबेट हो जाती है। डिबेट इस बात पे थी कि डेथ पेनल्टी ज़्यादा इमोरल है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मोस्ट ऑफ द पीपल ने चूज़ किया कि डेथ पेनल्टी ज़्यादा इमोरल है इंस्टेड ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ। वह लोग ऐसा भी कहते हैं कि किसी को जान से मार देना काफ़ी आउट ऑफ डेट है एंड क्रिश्चियनिटी के हिसाब से काफ़ी अनसुटेबल है। कुछ लोगों के ओपिनियन ऐसे होते हैं कि अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिल रही है तो उसको रिप्लेस कर देना चाहिए इम्प्रिजनमेंट के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जी ही रहा है अपनी लाइफ और ये काफ़ी बेहतर है मर जाने से। बैंकर इन लोगों की बात से एग्री नहीं था। तो ये कहता है कि मैंने अपने लाइफ में दोनों में से कुछ भी ट्राई नहीं किया है, बट अगर मुझे कभी चूज़ करना पड़े तो मैं कैपिटल पनिशमेंट ट्राई करना चाहूँगा, क्योंकि यह आपको एक बार में ही मार देती है और जो इम्प्रिजनमेंट होती है आपको वो धीरे-धीरे करके मारती है। एंड बैंकर इस बात की तुलना एक एग्ज़ीक्यूशनर से करता है, जल्लाद से। उसको ज़्यादा काइंडर बताता है उस बंदे से जो आपको जेल में डाल देता है। क्योंकि वो कहता है कि जल्लाद आपको एक बार में ही मार देता है और वो बंदा इतना काइंडर नहीं है जिसने आपको जेल में डाला हो, क्योंकि वो आपको धीरे-धीरे करके मारता है। एक बंदा पीछे से बोलता है कि दोनों ही तरीके इमोरल हैं और इन दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एंड जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो कोई भगवान नहीं है, तो इनके पास किसी भी प्रकार का राइट नहीं होना चाहिए जो वो एक किसी व्यक्ति को दे नहीं सकते हैं। जैसे कि उनके पास ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो किसी को जान से मार लें या किसी को उम्र भर के लिए कैद कर लें। पार्टी में एक यंग लॉयर भी होता है 25 ईयर्स ओल्ड का। जब इससे इसका ओपिनियन पूछा जाता है तो ये बोलता है कि मैं आपकी बात से एग्री हूँ, दोनों ही तरीके इमोरल हैं, बट इन केस अगर मुझे चूज़ करना है इन दोनों में से कोई एक, तो मैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट को चूज़ करना पसंद करूँगा, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं व्यक्ति जी रहा है। बैंकर इन दिनों यंग था, थोड़ा-सा नर्वस था, तो इसने एक्साइटमेंट में ही ज़ोर से टेबल पे हाथ मारा एंड लॉयर की तरफ चिल्लाया कि यह सच नहीं है। मैं तुझे शर्त लगाता हूँ कि मैं तुझे 2 मिलियंस दूँगा अगर तू 5 साल के लिए एक रूम में स्टे करता है। तो लॉयर इसको रिस्पॉन्ड करता है कि तुम 5 साल की बात करते हो, मैं 15 साल रह सकता हूँ। तो बैंकर शॉक हो जाता है, कहता है 15 ईयर्स, डन। बैंकर बोलता है तो चलो ठीक है, मैं अपने 2 मिलियंस दाँव पे लगाता हूँ। यंग लॉयर बोलता है एग्रीड, आप अपने 2 मिलियंस दाँव पे लगाओ और मैं अपनी फ्रीडम को लगाता हूँ। अब यह एक स्ट्रेंज सी बेट बैंकर एंड लॉयर के बीच में लग चुकी थी। डिनर के टाइम बैंकर ने लॉयर का मजाक बनाते हुए बोला कि तेरे पास अभी भी टाइम है, तो इस बेट को वापस ले सकता है। 2 मिलियंस मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बट तू अपनी ज़िंदगी के कुछ कीमती 3-4 साल बर्बाद कर देगा। 3-4 साल मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे पता है तू इससे ज़्यादा नहीं रह पाएगा। और मैं तुझे एक बात बता दूँ, अपनी मर्ज़ी से किसी रूम में बंद होना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तुम कहीं न कहीं रह सकते हो अगर आपको कोई फ़ोर्सफुली बंद करके रखता है तो। यह सारी बातें बैंकर लॉयर को बोल के चला जाता है एंड सोचने लगता है कि ये मीनिंगलेस सी बेट हमने क्यों ही लगा ली? इसका पॉइंट क्या था? लॉयर ने अपने लाइफ़ के 15 इयर्स दाँव पे लगा दिए और मैंने अपने 2 मिलियंस। कहीं लॉयर ये प्रूव तो नहीं कर देगा कि डेथ पेनल्टी सच में बेकार है एज़ कंपेयर टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ? नो, नॉट एट ऑल, बैंकर सेड। मुझे लगता है ये बेट मैंने इसलिए लगा ली क्योंकि मुझे रिच दिखना था एंड बैंकर ने भी इसको इसीलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसे पैसे चाहिए। तो अब एक एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन लॉयर एंड बैंकर के बीच में। ये एग्रीमेंट साइन होता है फ्रॉम 12 o'clock 14 नवंबर 1870 एंड ये चलेगा 12 o'clock 14 नवंबर 1885। इस एग्रीमेंट्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि लॉयर को फॉलो करनी होती है, जैसे कि इसे किसी भी प्रकार का ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं मिलेगा।
ये किसी भी प्रकार की लेटर्स रिसीव नहीं कर सकता है और न्यूज़पेपर। इसके पास कुछ चीज़ों की परमिशन है, जैसे कि ही कैन डिमांड फॉर बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ही कैन राइट लेटर्स, ड्रिंक एंड स्मोक। एग्रीमेंट में कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी होते हैं, जैसे कि अगर लॉयर भागने की कोशिश करता है या फिर रूल को 2 मिनट पहले भी तोड़ दिया जाता है तो उसे 2 मिलियन का कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड इसको बैंकर के घर में रहना है, जहाँ पे एक छोटा-सा रूम है और एक छोटी-सी विंडो है, एंड इसको उसकी चीज़ें वहीं से ही रिसीव होएँगी। इसकी आगे का प्लॉट हमें ये बताता है कि लॉयर ने अपने टाइम कैसे स्पेंड किया उस एक छोटे-से रूम में। एंड गाइस, इफ यू फाइंड एनीथिंग वैल्यूएबल थ्रू दिस वीडियो एंड अगर आपको लगता है कि कुछ भी हेल्पफुल रहा आपको, देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। फर्स्ट ईयर लॉयर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट वाला टाइम था। ये एक शॉर्ट नोट के ज़रिए बताता है। ये बताता है कैसे इसने अकेलेपन एंड डिप्रेशन से सफ़र किया एंड कैसे इसने फर्स्ट ईयर सिर्फ पियानो बजाया। इसने रात दिन पियानो बजाया। एंड ये वाइन के ऊपर लिखता है कि जो वाइन्स होती हैं वो डिज़ायर्स को जगा देती हैं। तो एक कैदी को तो हरगिज़ नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो डिज़ायर्स होती हैं वो एक कैदी के लिए दुश्मन होती हैं। एंड ये भी बताता है कि एक अकेले व्यक्ति को भी वाइन्स नहीं कंज़्यूम करने चाहिए, क्योंकि वह एक डिप्रेशन छोड़ जाती हैं। तो इसने फर्स्ट ईयर टबैको और वाइन को तो हाथ तक नहीं लगाया। टबैको के करके इसके घर में काफ़ी अनप्लेजेंट सी स्मेल थी। ये फर्स्ट ईयर कुछ बुक्स को डिस्कवर करता है जो कि लाइट कैरेक्टर वाली होती हैं, बेस्ड होती हैं रोमांस नॉवल पे, एंड कुछ ऐसी भी स्टोरीज होती हैं जो एक्साइटमेंट वाली होती है। सेकेंड ईयर में पियानो की आवाज़ बंद हो गई और अब सिर्फ ये क्लासिकल बुक्स की डिमांड करता था। फिफ्थ ईयर में पियानो की आवाज़ आना फिर से शुरू हो गई और अब ये वाइन भी मांगा करता था। जिन लोगों ने इसको विंडो से देखा था, वो कहते हैं कि इसने इन 5 सालों में कुछ नहीं किया, सिर्फ़ खाया, पिया, बेड पे पड़ा रहता था और आहे भरता था और अक्सर अपने आप से गुस्से में बात किया करता था। एंड कई बार ये रात में कुछ लिखने के लिए बैठता था और जब ये लिखने के लिए बैठता था तो घंटों तक लिखता था। लोगों ने यह भी बताया कि जो भी ये रात में लिखता था, उनको टुकड़ों में मॉर्निंग तक फाड़ देता था और बहुत ज़्यादा रोता था। 6 ईयर आते-आते लॉयर काफ़ी स्टडीज़ में इन्वॉल्व हो चुका था। इसने लैंग्वेजेस को डिस्कवर किया, फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री। इसने इन 4 सालों में लगभग 600 बुक्स की डिमांड करी, जिसने बैंकर को शॉक करके रख दिया। बैंकर को एक लेटर रिसीव होता है लॉयर की तरफ से। लॉयर लिखता है, माय डियर जेलर, मैं ये लेटर आपको 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिख रहा हूँ। कृपया इस लेटर को उन लोगों को दिखाइए जो इन लैंग्वेजेस को समझते हैं और उन्हें बोलिएगा कि इन्हें पढ़े। अगर उन्हें एक भी मिस्टेक्स नहीं मिलती हैं या फिर उसमें कुछ भी गलत नहीं उनको लगता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक गन शॉट फायर कर देना गार्डन में, जिससे मुझे पता लगे कि मेरा एफर्ट और हार्ड वर्क वेस्ट नहीं था। लॉयर लिखता है, अब जो मुझे खुशी मिलती है इन सारी लैंग्वेजेस को पढ़ के और जो मेरा सोल महसूस करता है इन सारी लैंग्वेजेस को पढ़ के, उनको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। ये काफ़ी अननेचुरल सी हैप्पीनेस है जो मेरी सोल महसूस करती है। बैंकर 2 शॉट्स को फायर करने का ऑर्डर देता है। अब 10वां साल आ चुका था। लॉयर ने इस साल कुछ नहीं किया, वह सिर्फ गॉस्पेल्स को डिस्कवर करता था। गॉस्पेल्स होती हैं क्रिश्चियन की हॉली बुक। बैंकर को ये बहुत स्ट्रेंज लगा कि जिसने प्रीवियस 4 ईयर में इतनी कॉम्प्लिकेटेड बुक्स को डिस्कवर किया हो, ऑलमोस्ट 600 बुक्स को डिस्कवर किया हो, अब वह अपना 1 साल बर्बाद कर रहा है सिर्फ गॉस्पेल पे। साल के एंड में लॉयर थियोलॉजी को डिस्कवर करता है एंड हिस्ट्री को डिस्कवर करता है, जो कि रिलीजियस होती है गॉस्पेल की। लॉयर ने अपने लास्ट के 2 इयर्स में काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में बुक्स की डिमांड करी। इसने स्टार्टिंग में नेचुरल साइंस को डिस्कवर किया एंड उसके बाद ब्रायन, शेक्सपियर, काफ़ी चीज़ों की इसने डिमांड करी एंड एट द सेम टाइम केमिस्ट्री, मैनुअल ऑफ मेडिसिन, नॉवेल्स एंड फिलोसफी एंड अगेन थियोलॉजी। इसने लास्ट में बुकों को इस तरह पागलों की तरह पढ़ा जैसे एक व्यक्ति समुद्र में डूब रहा हो और वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब बैंकर अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाता है एंड सोचने लगता है कि अब उसको कल 12 o'clock फ्रीडम मिल जाएगी और एग्रीमेंट के हिसाब से मुझे उसे 2 मिलियंस पे करने पड़ेंगे और मेरे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। 15 ईयर्स पहले 2 मिलियंस उसके लिए कुछ भी नहीं थे। इनफैक्ट उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो बैठ के 2 मिलियंस काउंट कर सके। बट अब ये अमाउंट उसके लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि उसे गैम्बलिंग और स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। बैंकर कांपने लगता है एंड अपना सर पकड़ लेता है ज़ोर से और सोचने लगता है कि अब तक ये मरा क्यों नहीं? अभी ये 40 इयर्स का है, अब तक तो इसको मर जाना चाहिए था। अब ये मुझसे मेरी लास्ट पेनी तक ले लेगा। ये शादी करेगा, एन्जॉय करेगा, गैम्बल खेलेगा, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा
और मैं इसको एक एडमायरेशन की तरह देखूंगा, एक भिखारी की तरह। और मुझे हर रोज एक ही सेंटेंस सुनने को मिलेगा लॉयर के मुंह से कि ये जो भी हैप्पीनेस है मेरे पास सिर्फ तुम्हारी वजह से है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और मैं इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को भिखारी होने से बचाने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, लॉयर की डेथ। रात के 3 बज रहे थे और सब कोई सो गया था। बैंकर ने धीरे से अपनी तिजोरी में से चाबी निकाली एंड अपने ओवरसाइज कोट की पॉकेट में रख लिया और वो बाहर की तरफ चला गया। बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा और ठंड थी कि उसको कुछ भी क्लियरली विजिबल नहीं था। उसने 2 बारी वॉचमैन को आवाज़ लगाई बट उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। क्लियर था कि वॉचमैन अपना शेल्टर ढूंढने या किचन में जाके सो गया होगा क्योंकि वेदर बहुत ख़राब है। बैंकर सोचता है क्यों ना मैं अपने प्लान्स को अंजाम दे दूं और अगर मैं इस अपने प्लान को अंजाम दूंगा तो इसका जो भी ब्लेम होगा वो वॉचमैन के ऊपर चला जाएगा। यह सारी बातें सोचकर बैंकर आगे की तरफ बढ़ता है जहाँ पे लॉयर 15 ईयर्स से रह रहा होता है। उसने माचिस जलाई और देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। देयर वॉज नॉट अ सोल देयर। वहाँ पे सिर्फ एक बेडशीट पड़ी हुई है। उसके ऊपर ना ही कोई चद्दर है ना ही कोई गद्दा है और एक कॉर्नर में स्टॉक पड़ा हुआ है। जब वो माचिस बुझ जाती है तो बैंकर कांपने लगता है इमोशन से और वो खिड़की के थ्रू देखता है कि वहाँ पे सिर्फ एक कैंडल जल रही है, वो भी काफ़ी डिम है। और कैसे लॉयर शांति से बैठा हुआ है अपने टेबल पे, उसको वहाँ से और कुछ नहीं दिखता है, उसको सिर्फ उसका बैग दिखता है, उसके बाल दिखते हैं और उसके हैंड्स दिखते हैं। किताबें खुली पड़ी रहती हैं टेबल पे और वहाँ पे 2 कुर्सियाँ होती हैं और एक कारपेट होता है। 5 मिनट बीत जाते हैं बट लॉयर अभी भी शांति से एक जगह पे बैठा रहता है। शायद इन 15 सालों ने लॉयर को यह सिखा दिया कि एक जगह पे कैसे बैठा जाता है। बैंकर खिड़की पे 2 बार खड़खड़ाता है अपनी उंगलियों से, लेकिन लॉयर कुछ भी रिएक्ट और रिस्पॉन्ड नहीं करता है। वो सावधानी से डोर को खोलने की कोशिश करता है, वो चाबी लेके आया था, बट जो की होल होता है उसमें काफ़ी जंग लगा रहता है। तो वो खोलने की कोशिश करता है तो काफ़ी क्रैक सा साउंड आता है। तो बैंकर चौकन्ना हो जाता है और 3 मिनट तक वहीं पे खड़ा रहता है। वो देखता है कि अभी भी लॉयर ने कुछ रिएक्शन नहीं किया है, तो वो आगे बढ़ने की कोशिश। जब बैंकर रूम में जाता है तो वह क्या देखता है? काफ़ी दुबला-पतला सा एक आदमी टेबल पर बैठा हुआ है। वह इतना पतला था कि उसकी हड्डियाँ तक विज़िबल थी। उसके काफ़ी घुंघराले से बाल थे और काफ़ी एक अनमैनेड सी बियर्ड थी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। वह इतना एज्ड लग रहा था, जहाँ कि वह सिर्फ़ 40 साल का ही था। उसने अपना सर झुका रखा था टेबल पे और वहाँ पे एक पेपर पड़ा हुआ था जिस पे काफ़ी अच्छी हैंडराइटिंग से कुछ लिखा हुआ था। बैंकर बोलता है, "ओ पुअर क्रिएचर, तुम्हें मारना कितना आसान होगा, तुम पहले से ही आधे मर चुके हो।" फिर वो सोचता है कि मैं इसे कैसे मारूंगा। वो सोचता है पहले मैं इसे बेड पे लिटाऊंगा और इसके फेस पे पिलो रखूंगा, जिससे डॉक्टर्स भी ये नहीं पता लगा पाएंगे कि इसकी डेथ एक नेचुरल डेथ थी या मर्डर थी, क्योंकि इन कंडीशंस में व्यक्ति की हमेशा डेथ नेचुरल वे में ही होती है। बैंकर कहता है, तुम्हें तो मैं मार ही लूंगा, पर पहले मैं पढ़ लेता हूँ कि तुमने क्या लिखा है। लॉयर ने लिखा रहता है पेपर पे कि कल 12 बजे मैं फ्री हो जाऊँगा और मुझे अपनी आज़ादी मिल जाएगी और मैं फिर से लोगों के साथ घुल-मिल जाऊँगा। बट उससे पहले जब मैं ये रूम छोड़ूँ, मैं 2 बातें तुम्हारे लिए लिखना चाहता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि लाइफ में सिर्फ फ्रीडम, लाइफ, हेल्थ एंड बाकी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बट मैं उनकी बात से एग्री नहीं हूँ। आई हेट फ्रीडम, लाइफ, हेल्थ एंड एवरीथिंग। जो वैल्यूएबल चीज़ें मुझे बुक के द्वारा मिली है, जो तुमने मुझे प्रोवाइड करी, मुझे नहीं लगता कि मुझे वो कभी भी या फिर किसी के द्वारा भी मिल पाती। मैं उसके लिए बहुत शुक्रिया करता हूँ तुम्हारा। लॉयर लिखता है, मैं 15 साल से सिर्फ लाइफ को डिस्कवर कर रहा हूँ और मैंने क्या-क्या डिस्कवर किया? मैंने लोगों को डिस्कवर किया, अर्थ को डिस्कवर किया। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने किसी भी एक ह्यूमन को नहीं देखा और एक अर्थ को नहीं देखा। बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या-क्या एक्सपीरियंस किया थ्रू द बुक। आई हैव टेस्ट फाइन वाइन, मैंने गाना गाया और मैंने कई बार शिकार किया एंड मैं अक्सर सुंदर-सुंदर स्त्रियों के साथ प्यार में भी पड़ा, सिर्फ किताबों के करके। एंड मैंने कई बार काफ़ी ग्रेट माउंटेन्स को क्लाइंब किया। मैंने वहाँ से सनराइज़ देखे, सनसेट्स देखे। मैंने काफ़ी आंधी, तूफ़ान, बिजलियाँ, फॉरेस्ट, रिवर, लेक्स एंड सिटी देखा ऑल थ्रू द पेजेस। किसके करके? सिर्फ पन्नों के करके। मैंने काफ़ी बार म्यूज़िकल चीज़ें भी सुनी, म्यूज़िक सुने और मैंने ये भी देखा कि कैसे ब्यूटीफुल डेविल्स गॉड्स के बारे में बात करती है थ्रू द बुक्स। आई हैव डन इनक्रेडिबल थिंग्स। वो सारी चीज़ें इमेजिनरी थी,
मैंने बैटल्स लड़ी, अपना एम्पायर बनाया एंड शॉकिंग बात ये है कि मैंने अपना खुद का रिलीजन भी बनाया। लॉयर यह लिखता है कि जो भी अभी तक एजुकेटेड लोग हैं, जिन्होंने जो कुछ भी लिखा है या फिर जो कुछ भी बनाया है, मैंने सब कुछ डिस्कवर कर लिया है। लॉयर बैंकर को पागल बोलता है कैसे तुमने गलत चीज़ों को चूज़ कर लिया है? तुम लाइज़ में बिलीफ रखते हो इंस्टेड ऑफ ट्रुथ। तुम अगलीनेस में बिलीफ रखते हो इंस्टेड ऑफ ब्यूटी। एंड ये यह बताता है कि कैसे जो बाकी लोग होते हैं, जो मनी और लग्ज़रियस को प्रायोरिटी देते हैं, मैं उन्हें हेट करता हूँ। ये बताता है कि मैं आज तुम्हारे 2 मिलियन को लात मारता हूँ, उनको ठुकराता हूँ और मैं एग्रीमेंट के हिसाब से यहाँ से 5 घंटे पहले ही निकल जाऊँगा, जिससे एग्रीमेंट टूट जाएगा और तुम्हें मुझे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सारी बातें पढ़ने के बाद बैंकर काफ़ी अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है और उसके फ़ोरहेड पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। वह रो रहा था, उसकी आँखों में काफ़ी ज़्यादा पानी था। इसके बाद बैंकर अपने रूम में चला जाता है। वह सोने की बहुत कोशिश करता है बट उसके आँसू नहीं रुक रहे होते। इनफैक्ट जब इसको गैम्बलिंग में और स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी लॉस होता है तब इसको इतना बुरा नहीं लगता है जितना इसको अब लग रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉचमैन भागते हुए आता है और बताता है कि कैसे जो प्रिज़नर था, लॉयर था, भाग गया। वो एक खिड़की से कूदा, गेट की तरफ गया और गायब हो गया। बैंकर अपने सर्वेंट्स के साथ उसके रूम में जाता है और वो जो पेपर था जिस पे उसने रिफ्यूज़ किया था कि मैं तुमसे मनी नहीं लूँगा, उसको उठाता है, अपने फायर प्रूफ सेफ में रखता है और उसको लॉक कर देता है और यहीं पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। प्लीज़ लेट मी नो कि आपको इस स्टोरी के बारे में क्या लगता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था? मुझे लगता है कि मोरल ऑफ द स्टोरी है मनी डज़ नॉट बाय हैप्पीनेस। प्लीज राइट डाउन योर थॉट्स कि आपको क्या लगता है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है एंड वंस अगेन इफ यू फाइंड एनीथिंग वैल्यूएबल थ्रू द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन बाय फॉर नाउ।